हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13.1 का जो NCERT मैथ क्लास 10th है। इसमें घन और घनाभ का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। अब हमें सुशील सर इसमें घन और घनाभ के बारे में बताएंगे। घन और घनाभ का आयतन, क्षेत्रफल और उसके विकर्णों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया गया है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और समझ में आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और आगे ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। तो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये आपकी क्लास 10th की मैथ का बुक का पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु, शंकु चिन्ह एवं बेलन आदि जैसे तो इनके जो क्षेत्रफल हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इनके बारे में जानेंगे तथा चैप्टर वाइज हम लोग जो इनके क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग घन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन एवं उसके विकर्ण ये सब क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये हम लोगों का घन बनकर तैयार हो चुका है। इसमें जितने भी फलक हैं, जितने भी कोरे हैं, वो सभी बराबर होते हैं, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा जो होती है बराबर होती है। इस हिसाब से अगर हम इसका आयतन देखें, सबसे पहले हम इसके जो भुजाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। माना हम भुजा ए ले रहे हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा घन बनकर तैयार हो चुका है और इसकी सभी कोरे तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम घन का एक फलक देखेंगे। माना हमने इस फलक को यहाँ पे ले लिया है, जो कि एक वर्गाकार दिखाई दे रहा है, जिसमें 4 भुजाएं हैं। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल देखें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा स्क्वायर। इस प्रकार घन के एक फलक का क्षेत्रफल हमारा भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारे घन में कितने फलक हैं। तो 1, 2, 3, 4, इसके पीछे वाला 5 और इसके आगे वाला 6। इस प्रकार 6 फलक हैं। अतः यहां से हम घन का 6a स्क्वायर यानी 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, घन के आयतन के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि घन एक त्रिविमीय संरचना होती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 3 विमाएं होती हैं। अगर हम घन का कोई एक कार्नर लें, वहां से देखें तो इसकी एक भुजा लंबाई, एक भुजा चौड़ाई एवं एक भुजा ऊंचाई होती है। हम जानते हैं कि त्रिविमीय संरचना गुणे ऊंचाई होता है। यहां से अगर हम घन का आधार देखें तो घन का आधार एक वर्ग जैसा है, जिसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, जो कि हम पहले ही जान चुके हैं। और
इसके क्षेत्रफल में यानी आधार के क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो इससे हमारा आयतन प्राप्त हो जाता है, जो कि a क्यूब होगा, यानी भुजा का क्यूब। इस प्रकार घन का आयतन प्राप्त हो चुका है। अब हम अगला घन के विकर्ण के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि विकर्ण क्या होता है। विकर्ण किसी घन के एक कार्नर से उसके जस्ट सामने वाली भुजा के ऊपरी कार्नर यानी यहाँ इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो हमारे घन का विकर्ण होगा। घन का विकर्ण देखने के लिए अलग से हम बना लेते हैं फिगर। ये हमारे आधार का फिगर है, ये ऊंचाई का फिगर है। तो इसके आधार से इस कॉर्नर से लेके इसके इस ऊंचाई तक मिलाने वाली जो हमारी रेखा होगी ये हमारी विकर्ण होती है। अगर हम देखें तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ऊपरी वाले कॉर्नर तक पहुंचने के लिए हमें 3 दिशाओं में गति करनी पड़ेगी। पहली इस दिशा में, दूसरी इस दिशा में, तीसरी इस दिशा में, यानी लंबाई की दिशा में, फिर चौड़ाई की दिशा में, फिर ऊंचाई की दिशा में। अगर हम विकर्ण देखें तो यहाँ से घन का विकर्ण हो जाता है √L² + B² + H², जहाँ L लंबाई मानेंगे, B चौड़ाई मानेंगे और H ऊंचाई मानेंगे। क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अतः यहाँ L, B एवं H समान लंबाई की होंगी, अतः इन्हें A लिख सकते हैं। A² + A² बराबर √3A²। यहाँ से A² हमारा A के रूप में √ से बाहर आ जाएगा, अतः घन का विकर्ण हो जाएगा √3A। अब नंबर 2 पर हम घनाभ के बारे में जानेंगे। क्योंकि हम घन पहले ही पढ़ चुके हैं, अतः घनाभ के बारे में जानने में और सरलता होगी। क्योंकि घन और घनाभ में लगभग समानताएं होती हैं, केवल उनमें भुजाओं का डिफरेंस होता है। घन में हमारी सभी भुजाएं बराबर थी, जबकि घनाभ में सभी भुजाएं बराबर नहीं होंगी। ये अलग अलग भी हो सकती हैं, क्या पता 2 भुजाएं समान हो, तीसरी भुजा अलग हो। अतः इसका क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में हम लोग देखेंगे। ये मैं आप लोगों के सामने घनाभ का चित्र बनाने जा रहा हूँ। जिसमें एक लंबाई, एक चौड़ाई एवं एक ऊंचाई, 3 प्रकार की भुजाएं होंगी। अब यहाँ से हम घनाभ के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। क्योंकि घनाभ का लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई अलग अलग होता है, अतः इसके 2 समांतर पृष्ठों का क्षेत्रफल भी अलग अलग होगा। यहाँ से हम देखते हैं कि इस पृष्ठ के सामने वाला पृष्ठ ये होगा, जो कि आपस में क्षेत्रफल में बराबर होंगे। ऊपर वाले पृष्ठ के सामने का नीचे वाले पृष्ठ के सामने वाला क्षेत्रफल बराबर होगा, एवं आगे वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल का पीछे वाले क्षेत्रफल से समानता होगी। अतः 3 प्रकार के क्षेत्रफल हमें प्राप्त होंगे। यहाँ से हम घनाभ का क्षेत्रफल लिख सकते हैं 2 × LB + BH + HL। ये लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई, 3 प्रकार के क्षेत्रफल हमारे प्राप्त हो रहे हैं। अतः यहाँ से घनाभ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × कोष्ठ के अंदर लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि ये 2 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि घनाभ में मैंने पहले ही बताया है
कि आमने सामने के जो पृष्ठ होते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। अगर यहाँ लें, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, ये भी एच होगा। अगर इसका क्षेत्रफल लें तो बी गुणे एच, अगर इधर का क्षेत्रफल लें ये भी बी गुणे एच, यानी इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा इसके जस्ट सामने वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अतः यहाँ L गुणे बी अगर लेते हैं तो L गुणे बी हमारा आधार का क्षेत्रफल है, जबकि L गुणे बी इसके जस्ट ऊपर वाले पृष्ठ का भी क्षेत्रफल होगा। अतः यहाँ पर 2 लिख दिया गया है, क्योंकि दो पृष्ठों का क्षेत्रफल समान है। अब घनाभ के क्षेत्रफल के आगे हम घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि घनाभ एक त्रिविमीय संरचना है, जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। अतः हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी त्रिविमीय संरचना का जो आयतन होता है वो उसके आधार के क्षेत्रफल एवं उसके ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। अतः अगर यहाँ से हम देखें तो घनाभ का आधार का क्षेत्रफल L गुणे b होगा, जो कि एक वर्गाकार है। यहाँ से हम अलग से बना के देख लेते हैं कि लंबाई L है, चौड़ाई b है। अतः इसका जो क्षेत्रफल होगा वो L गुणे b होगा। अगर इसी में इसके ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो ये हमारा आयतन प्राप्त हो जाएगा। अतः घनाभ का आयतन हो जाएगा L गुणे b, जो आधार का क्षेत्रफल है, इंटू ऊंचाई h। अब इसके आगे हम घनाभ के विकर्ण के बारे में जानेंगे। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि घन का विकर्ण कैसे ज्ञात किया जाता है। सेम उसी प्रकार घनाभ का भी विकर्ण, अगर हम घनाभ में इसके बॉटम वाले कॉर्नर से इसके टॉप वाले कॉर्नर के जस्ट अपोजिट वाले कॉर्नर को एक रेखा, सीधी रेखा द्वारा मिलाएं तो इसका विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। इसके बॉटम वाले कॉर्नर से इसके दूसरी तरफ वाले टॉप वाले कॉर्नर तक पहुंचने के लिए हमें 3 दिशाओं में गति करना पड़ेगा। पहले लंबाई की दिशा में, फिर चौड़ाई की दिशा में, फिर ऊंचाई की दिशा में। अतः इसका जो विकर्ण होगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये हमारा घनाभ का विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग घन एवं घनाभ के बारे में जान चुके हैं। अब इससे संबंधित कुछ सवालों के बारे में हम जानेंगे, जो कि आपके यूपी बोर्ड के गणित NCERT के बुक के प्रश्नावली संख्या 13.1 का पहला प्रश्न है। 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम इसे बहुत सरल तरीके से जानेंगे कि इसे कैसे हल करना है। सबसे पहले हम 2 घनों को बनाएंगे। ये हमारे सेम साइज के दोनों घन हैं, क्योंकि प्रत्येक का आयतन समान दिया हुआ है, जो कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। अतः घन के आयतन से ये जो दिया हुआ आयतन है उसकी हम तुलना कर लेंगे। भुजा का क्यूब बराबर 64 के बराबर रख देंगे। अब यहाँ से हमें सबसे पहले घन की भुजा ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम घन की भुजा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से अगर भुजा निकालें तो भुजा बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्यूब 64। अतः अंडर रूट क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, जो कि 4 हमारा अंडर क्यूब के रूप में बाहर चला आएगा। अतः यहाँ से
जो घन की हमारी भुजा प्राप्त होती है वो 4 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो रही है। अब हमें यहाँ से ज्ञात हो चुका है कि जो हमारी घन की जो प्रत्येक भुजा है 4 सेंटीमीटर हो चुकी है। अतः हमारी घन की जो भुजा है 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो चुकी है। दोनों घनों का आयतन समान है, अतः दोनों घनों का जो भुजाएं होंगी वो समान होंगी। अब हमारी घन की भुजा जो है 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो चुकी है। अब प्रश्नानुसार दोनों घनों को मिला दिया जाता है, यानी इसका एक एक पृष्ठ जोड़ दिया जाता है जो हमारा घनाभ के रूप में प्राप्त होगा। माना ये जो हमारे दोनों घन दिए हुए हैं, इसका ये वाला पृष्ठ और इसका ये वाला पृष्ठ दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। इसका ज्वाइंट पॉइंट यहाँ पे है। ये पार्ट हमारा ज्वाइंट पॉइंट है। अब इसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। अतः ये वाला घन देखें तो इधर का यहाँ से ये पोर्शन 4 सेंटीमीटर होगा, इधर से इस वाले घन का ये 4 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार इसकी जो चारों भुजाएं होंगी चलो। अतः कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस घनाभ की जो भुजा हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर। यहाँ से देखें जो इसकी चौड़ाई होगी वो हमारी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी और ऊंचाई ये भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि दोनों घनों का जो लंबाई चौड़ाई है वो दोनों सेम है। अतः यहाँ से हमारा घनाभ का जो लंबाई प्राप्त हो गई 8 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अतः यहाँ से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे कोष्ठ के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। यहाँ से लंबाई की जगह हम 8 सेंटीमीटर रखेंगे, चौड़ाई की जगह 4 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई की जगह 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई की जगह 4 सेंटीमीटर प्लस ऊंचाई की जगह 4 सेंटीमीटर और लंबाई की जगह 8 सेंटीमीटर। अतः इसे हम लोग हल करेंगे। 8 चौक 32 प्लस 16 प्लस 32 तो हो जाएगा हमारा 80 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो चुका है, जो कि 2 घनों को जोड़कर बनाया गया।